किसी भी ऑब्जेक्ट पर ना फोर्स लगाते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है और हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब पुश कर रहे हैं उसको, और मान लीजिए हम या फिर उसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो हम फोर्स लगा रहे हैं। वो फोर्स क्या करेगी, वो उस ऑब्जेक्ट को सीधी लाइन में उसको या तो आगे की तरफ पुश कर देगी या फिर मतलब अपनी तरफ खींच लेगी। तो हम ये कहते हैं कि ये जो सीधी लाइन में फोर्स लगाना होता है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल फोर्स। ये सीधी लाइन में जो फोर्स लगाना होता है, ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होता है, ऐसा मोशन जो सीधा मोशन है, जो सीधी लाइन में मोशन है। अब अगर हम क्या करें, अब जैसे मान लीजिए हम साइकिल का एग्जांपल लेते हैं कि हम साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चलाते टाइम जो हम फोर्स लगाते हैं पेडल पर, वो सीधी लाइन की फोर्स नहीं होती। अगर मैं सीधी लाइन पर ज़बरदस्ती उसको प्रेस करने की कोशिश करूँगा तो बार बार हमारे पैर में चोट लग जाएगी कि नहीं, मुझे तो पैर से सीधा ही प्रेस करना, मुझे तो पैर को घुमाना ही नहीं है। तो अगर हम अपने जो पैर हैं उनको फ्रीली, जो उसका एक्सल है, एक्सल के साथ साथ हम पेडल के जो एक्शन है उसके साथ साथ घुमाएंगे नहीं, तो हमें चोट लगेगी। तो कुल मिलाकर हमें जो फोर्स लगानी पड़ेगी, वो फोर्स जो है वो रोटेशनल फोर्स हमको लगानी पड़ेगी। तो जो घूमती हुई फोर्स है, जो रोटेशनल फोर्स है, उसी को हम टॉर्क बोल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली है कुछ नहीं है ये फोर्स ही। तो अब जरा देखेंगे, टू ओपन अ डोर वी अप्लाई अ फोर्स ऑन इट्स हैंडल, द डोर टर्न्स ऑन इट्स हिंजेस। We can easily notice that it is easier to open a door by applying a force near the end than near the hinges. अब मैं एंड की और हिंजेस की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दरवाज़ा है, मतलब पेज नंबर 16 पर हूँ मैं नोट्स में, और यहाँ पर हम कर रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तो यहाँ पर मानिए कि ये हिंज है और इधर हिंज को ऐसे बना लीजिए आप, ठीक है, और इस तरफ जो है ये डोर है, डोर का इधर हैंडल लगा हुआ है, तो ये एक डोर है। तो आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए मैं इस डोर को पुश करने की, खोलने की कोशिश करता हूँ, तो मैं अगर हिंजेस की तरफ ताकत लगाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी लगेगी, बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन ये जो फ्री एंड है, ये फ्री एंड रोटेट होना चाहता है, ये फ्री एंड कहीं पर कनेक्टेड नहीं है, तो इसको अगर हम इस तरह से पुश करेंगे तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा इस तरीके से। तो दरवाज़ा जो है जब वो खुलता है, तो आप ये देखिएगा किसी भी आप डोर की बात करें तो वो डोर मैक्सिमम 180 डिग्री तक जाएगा, क्योंकि भाई दीवार आ जाएगी। मान लीजिए यही दीवार है, यहाँ पर मैं एक दरवाज़ा लगा दूँ, तो ये दरवाज़ा ऐसा हो सकता है कि ये इतना खुल जाए, ठीक है, इतना खुल जाए तो हमें जाने का रास्ता मिल गया, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये दरवाज़ा पूरा इतना खुल जाए, ये ऐसे था और ऐसे मैंने इसको, ये हिंज इसकी फिक्स थी और मैंने इसको क्या करा, ऐसे घुमाकर ऐसे कर दिया, यानी कि हमने उसको मैक्सिमम 180 डिग्री हम उसको मूव करा सकते हैं, ठीक है। और सोचिएगा कि अगर इधर हिंज ही है, अगर इधर सिर्फ हिंज है और इस तरफ दीवार नहीं है, भाई आप दीवार पर ही तो लगाएंगे दरवाजे को, भाई बीच में एक खाली पोर्शन आपने छोड़ दिया और फिर उसके बाद आपने दरवाज़ा लगा दिया, तो दरवाज़ा मैक्सिमम 180 डिग्री घूमेगा। मान लीजिए कि उधर दीवार ही नहीं है, बस बीच में एक हिंज था, वहीं पर मैंने दरवाजे को अटैच कर रखा है, ठीक। तो फिर अगर मैं दरवाजे को घुमाऊंगा तो वो पूरा कितना घूम जाएगा, 360 डिग्री घूम जाएगा, ठीक है ना। तो 360 डिग्री अगर कोई भी चीज़ घूम रही है तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो रोटेशनल मोशन फॉलो कर रही है। और हम ये कहेंगे कि भाई अगर दरवाज़ा इतना खुल गया तो मैं कहूँगा 90 डिग्री मूव करा, इतना खुल गया तो मैं बोलूँगा 180 डिग्री घूम गया। तो कुल मिलाकर ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करे, 90 डिग्री तक घूम जाए, 180 डिग्री तक घूम जाए, तब भी हम उसको रोटेशनल मोशन ही कहेंगे। अगर हम बाइक लेकर जाते हैं और हम हल्का सा टर्न लेकर ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ से और यहाँ तक जो है वो रोटेशनल पाथ ही फॉलो करा है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करा। तो आगे देखेंगे, दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। ये जो टर्निंग इफेक्ट है, टॉर्क जो है, ये 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, आप कितनी ताकत लगा रहे हैं उसको घुमाने के लिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पहला। दूसरा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है, अब ये समझिएगा, मैं इस दरवाजे को खोलना चाह रहा हूँ और ये दरवाज़ा जो है ये पुश करके खुलता है, ठीक है, हमें अंदर जाना है, ये पुश करके खुलेगा। तो अब पुश करने का मतलब ये है कि मैं इसको अंदर की तरफ ऐसे पुश कर रहा हूँ, तो अंदर की तरफ वाला जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसको मैं
ऐसे थोड़ा टेढ़ी लाइन करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसे अंदर की तरफ जाती हुई लाइन हम बोर्ड पर दिखा नहीं सकते। तो यहाँ से ये जो अंदर की तरफ लाइन जा रही है ये क्या हो गया, ये तो फोर्स हो गया इसका जो आप सीधी फोर्स लगा रहे हैं। और यहाँ से और हिंज तक का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब फोर्स तो ऐसे लग रही है और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसको क्या बोल देते हैं, इस डिस्टेंस को बोल देते हैं बेटा लीवर आर्म। लीवर आर्म, लीवर क्या होता है, लीवर ये है कि कहीं पर भी कोई भी हिंज है उसको मैं लीवर बोलूँगा, कोई भी हिंज है। फॉर एग्जांपल आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का जो ब्रेक है वो ब्रेक एक हिंज पर अटका हुआ है, उसमें बीच में होल हो रखा है, उसके बीच में नट लगा हुआ है। अगर वो नट ना हो तो आप ब्रेक का लीवर खींचोगे और वो ब्रेक आपके हाथ में आ जाएगा। तो वो एक नट की हेल्प से अटका हुआ है वहाँ पर। तो वो जो नट है दैट इज बिहेविंग लाइक अ हिंज, और वो सिर्फ इतना इतना मूव कर रहा है, इतना इतना मूव कर रहा है ब्रेक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो शायद 10 या 20 डिग्री मूव कर रहा है बस, लेकिन 10 अगर वो डिग्रीज में मूव कर रहा है इसका मतलब वो रोटेशनल मोशन फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि जहाँ पर भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस भी जगह पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं वहाँ से हिंज तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड लीवर आर्म। उसको लीवर आर्म बोल देते हैं या फिर मूवमेंट आर्म भी बोल देते हैं। Torque is measured as the product of the magnitude of the force and the perpendicular distance between the line of action of the force and the axis of rotation। तो टॉर्क निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू लीवर आर्म। अब एक डायग्राम बनाकर दिखा रखा है। इस टॉर्क को हम क्या बोल देते हैं, टॉर्क का जो सिंबल है, सिंबल होता है टॉ, टाओ भी बोल देते हैं, TAO टाओ। अब मैंने ये कहा कि हमारे पास किसी भी तरीके का कोई एक मतलब कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड शेप नहीं है, इस तरीके का हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ऐसा एक स्ट्रक्चर है हमारे पास। मैंने बोला कि यहाँ पर बीच में हमने एक होल कर दिया और होल करके यहाँ पर हमने एक रॉड लगा दी, एक रॉड लगा दी, इसको यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर मैं ऐसे पुश करूँगा तो ये ना पूरा जो ये मतलब बड़ा सा जो ब्लॉक सा है, ये फ्लैट ब्लॉक सा है, तो इसको अगर मैं ऐसे पुश करूँगा तो ये ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। तो आप ये सोचिएगा कि हम कहीं पर किसी जगह पर फोर्स लगा रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये हमारा पॉइंट है, ये है पॉइंट P। पॉइंट P पर मान लीजिए हमने कोई हैंडल लगा रखा है और हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स मैंने ऐसे लगानी शुरू करी, फोर्स F। तो ये जो फोर्स यहाँ पर मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, अब हमने क्या कहा कि भाई ये जो पॉइंट है O, ये जो पॉइंट है, ये जो है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हिंज है एक तरह से। तो हमने कहा कि भाई फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन आपका ये है। तो आपने क्या करा कि आप इसको एक्सटेंड कर दो, ऐसे एक्सटेंड कर दिया। तो किसी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जा सकता है किसी एक लाइन पर, तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप हुआ। तो ज़रूरी नहीं है परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप हो, आप एक्सटेंडेड वर्जन पर भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने N बोल दिया। तो ये जो ON है ना, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से और आपका लाइन ऑफ एक्शन पर अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है तो इसी को हम लीवर आर्म बोल देते हैं। ये पूरा का पूरा लीवर आर्म कहलाएगा, ठीक। इसको स्मॉल d से भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है, स्मॉल d से। तो टाउ क्या हो गया, टाउ इज इक्वल टू फोर्स आपने कितना लगाया है, लीवर आर्म कितना है, O से लेकर M तक का डिस्टेंस, तो F इंटू ON, ठीक है। तो टाउ कितना हो गया, F इंटू D, ठीक है। ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि यूनिट क्या होगी, टॉर्क की यूनिट क्या होगी। आप ये देखिए फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन, और ये क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर। तो सीधी बात है, ये ऐसा ही यूनिट इसकी क्या हो गई न्यूटन मीटर, ऐसा ही यूनिट है न्यूटन मीटर, ठीक है। अच्छा जी, फिर देखिएगा साइन कन्वेंशन, टॉर्क इज टेकन पॉजिटिव इफ द turning tendency of the force is anti-clockwise and negative if it is clockwise। तो हम इसको clockwise, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम उसको टॉर्क को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर क्लॉकवाइज है तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। ऐसा क्यों है,
क्योंकि रोटेशनल इफेक्ट है। रोटेशनल इफेक्ट का मतलब ना ये है, हम ये बोलेंगे एंगल देखेंगे ना कि कितना घूम रहा है, तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो जो हमारे एंगल बढ़ते हैं वो भी किस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं पॉजिटिव लेता हूँ एंगल्स को, कि 0 डिग्री है तो इधर वाला एंगल 45, इधर वाला 90, फिर बढ़ते बढ़ते 180, फिर 270, फिर 360। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर ये घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आप देखेंगे कैसे, जहाँ पर भी ये जैसे इस तरीके से घूम रहा है, तो मैं अगर इसको ऊपर से देखूंगा, जहाँ से मुझे रोटेशनल मोशन नज़र आएगा, अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमता हुआ नज़र आ रहा है तो मैं टॉर्क को पॉजिटिव लूँगा, अगर ये क्लॉकवाइज घूमता हुआ नज़र आ रहा है तो हम टॉर्क को नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ आते हैं तो आप ये कहेंगे कि आप 270 डिग्री मूव नहीं करें, आप -90 डिग्री मूव कर गए, क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये एक कन्वेंशन है, चली आ रही है कि हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे भाई जो मतलब जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो वो हम इंग्लिश है हमारा मीडियम जो पढ़ने का है, तो इंग्लिश मीडियम में हम लिखते कैसे, हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन में कि अगर लेफ़्ट टू राइट कोई चीज़ जा रही है तो इस डायरेक्शन में कोई चीज़ जा रही है तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में कोई चीज़ जा रही है तो नेगेटिव। इसी तरह से रोटेशनल में एंटी क्लॉकवाइज कोई जा रहा है तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज कोई जा रहा है तो नेगेटिव। ये कन्वेंशन है, मानकर चलते हैं ऐसे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम एक सीसॉ के खेल की तरह हो गया कि जैसे मान लीजिए सीसॉ है, तो सीसॉ में भी हम ये कहेंगे कि कोई सीधा सीधा ऊपर नीचे तो होता नहीं है, वो ऐसे ऐसे होता है। तो वो एंगल कितना मूव कर रहा है, हम अगर उसकी पूरी आर्म की बात करें, पूरा जो रॉड होता है उस पर इस तरफ एक सिटिंग के लिए एक जगह होती है और एक इस तरफ होती है। अगर सोच लो कि दो बिल्कुल आइडेंटिकल बराबर वजन के बच्चे इधर और इधर बिठा दिए जाते हैं, ठीक है, और फिर उसको मतलब दोनों तरफ से पकड़कर और उसको बीच में सेट कर दिया जाता है कि भाई अब देखते हैं ये किस तरफ जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो दोनों तरफ बराबर लग रहा है, दोनों बच्चों का वजन बराबर है, तो भाई वो वहीं के वहीं स्टेबल हो जाएगा। तो दैट पोजीशन इज कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी कि अब वो इधर और उधर रोटेट नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल ऐसे स्टेबल है, तो उसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इसमें देखिएगा जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है वो क्या है? When a body is in rotational equilibrium, the sum of the clockwise moments about any point is equal to the sum of the anti-clockwise moments about that point, or the algebraic sum of the moments about any point is zero. algebraic sum of the moments। अच्छा, बार बार ना अगर मूवमेंट बोलते हैं, मूवमेंट, तो मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि एक छोटा सा इंस्टेंट। मूवमेंट को अब याद रखना, टॉर्क को ही मूवमेंट बोल देते हैं, ठीक है, टॉर्क को ही मूवमेंट बोल देते हैं। तो टॉर्क कैसे निकलेगा? जो भी हिंज है वहाँ से फोर्स तक का जो भी डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो फोर्स में, वो आपका टॉर्क आ जाएगा सीधा सीधा। तो देखिएगा यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो यहाँ पर ऐसा है कि एक सेंट्रल हिंज यहाँ पर इस तरह से दिखाया है, ट्रायंगुलर ब्लॉक लगा रखा है यहाँ बीच में,
तो एक तो ब्लॉक यहाँ पर लटका दिया ऐसे, और एक ब्लॉक यहाँ पर लटका दिया ऐसे, थोड़ा नज़दीक है, ये थोड़ा सा दूर है। देखिए 1 2 3, तो ये थर्ड वाले डिवीज़न पर है, 1 और 2 ये सेकंड वाले डिवीज़न पर है। तो अब देखिएगा जो सेंट्रल हिंज है, ये यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज टेकन एज D1, डिस्टेंस 1, और यहाँ से जो यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है दैट इज टेकन एज D2। ठीक है, अब हमने ये कहा कि ये जो मास है, इसका ब्लॉक का जो मास है ये m1 है, और ये वाला जो ब्लॉक है इसका मास m2 है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि m1g जो इसका वेट है वो ऐसे एक्ट करेगा, m1g W1, ठीक, उसको मैंने वेट 1 बोल दिया। ऐसे ही इसका मास क्या होगा, m2g, उसको W2 बोल दिया। तो कुल मिलाकर क्या है कि ये जो वेट है ना, ये सीधा सीधा नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक जो हिंज है, ये हिंज के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा, तो ये जो वेट 1 है ये इस तरह से एक्ट करेगा, और ये जो वेट 2 है ये इस तरह से एक्ट करेगा। ठीक है, मतलब अगर सिर्फ ये वाला वेट हो तो ये ऐसे इस तरफ झुकेगा, और अगर सिर्फ ये वाला वेट एक्ट करे तो ये इस तरफ झुकेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो टॉर्क यहाँ पर, ये वाला जो रोटेशनल फोर्स वेट है, तो वेट यहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट दे रहा है इसको, तो ये वाला जो रोटेशनल इफेक्ट है, यानी कि ये वाला जो टॉर्क है ये कौन सी डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये वाला किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज। तो देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट O, ये वाला जो पॉइंट है सेंट्रल पॉइंट, इसको O बोल दिया। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो गया, अबाउट O ये होगा, इसको F1 बोल दो चाहे, तो उधर वाला जो है F1, ठीक है, और उधर वाले को F2, तो F1 इंटू D1, और F1 किसके इक्वल है, W1 के तो इक्वल है, तो W1 इंटू D1 ये हो गया। फिर क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करते हैं। अबाउट वो ये क्या हो जाएगा, F2 इंटू D2 इज इक्वल टू W2 इंटू D2। ठीक है, अच्छा, फिर हमने ये कहा कि ये हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट है, इसको दो अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, द रॉड विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तब रहेगा, ये जो पूरी की पूरी रॉड है ये स्टेबल तब रहेगी जब मैं कहूँगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और ये क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम साइन कन्वेंशन की हेल्प से भी कर सकते हैं, या सीधा सीधा लिख सकते हैं कि दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। कैसे, फॉर एक तो यहाँ लिख दिया जैसा नोट्स पे दे रखा है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक, और दूसरा जो है वो ये है कि हमने साइन कन्वेंशन देखी कि जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो क्लॉकवाइज मोमेंट है उसको नेगेटिव लेंगे। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा कि दोनों का सम 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू 0। अब जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो W1 इंटू D1 है, W1 D1 बोल दो इसको।
प्लस जो क्लॉकवाइज मोमेंट है उसको बोलोगे माइनस W2 D2, क्योंकि वो तो नेगेटिव होता है, इज इक्वल टू 0, तो उसको उधर ले जाओ। तो W1 D1 इज इक्वल टू W2 D2, ये हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये कहता है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, अगर आप साइन कन्वेंशन लेंगे तो दोनों का सम आप 0 के इक्वल रखेंगे, और अगर आपको साइन नहीं लेना है तो आप लिखें एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ और क्लॉकवाइज एक तरफ, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दीजिए, ऐसे इक्वल आ गए। उसके बाद जब हम ये कहते हैं W1 × D1, ठीक है, तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये जाएगा किस तरफ। क्या ये इस तरफ जाएगा? हम ये कहेंगे नहीं, ये इस तरफ झुकेगा। क्यों ऐसे झुकेगा? और खैर डिपेंड भी करता है कि वेट किसका ज़्यादा है, लेकिन अगर हम ये कह देते हैं कि मास इक्वल भी है ना, तो फिर ये इस तरफ झुकेगा, क्योंकि ये वाला हिंज के ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी उसको झुकाने के लिए। तो जो जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही आसानी से वो झुक जाएगा, आसानी से झुक जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि अगर देखा जाए तो इफेक्टिवली लोड यहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है, इधर लोड नहीं पड़ेगा। आप दरवाजे को हिंज के पास से प्रेस करो तो उस पर उतना लोड नहीं पड़ेगा, तो ज़्यादा लोड कहाँ पड़ रहा है? यहाँ पर, यहाँ ज़्यादा लोड एक्ट कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? W1 को बोल देंगे लोड, और D1 को बोल देंगे लोड आर्म। तो लोड इनटू लोड आर्म, तो ये तो लोड हो गया। और भाई इधर इसको झुकाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंज के बहुत नज़दीक है, तो यहाँ एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए जहाँ पर ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़े उसको हम क्या बोलेंगे? एफर्ट, और इसको बोलेंगे एफर्ट आर्म, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है? यस सर। ठीक है, दिस इज समटाइम्स कॉल्ड लीवर प्रिंसिपल, ये होता है लीवर प्रिंसिपल। उसके बाद एक छोटी सी टर्म है मैकेनिकल एडवांटेज। द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एनी मशीन और अ लीवर कैन बी डिफाइंड एज लोड ओवरकम अपॉन एफर्ट अप्लाइड। लोड ओवरकम, मैकेनिकल एडवांटेज मैकेनिकल एडवांटेज सीधा सीधा एक रेशियो है MA लोड ओवरकम अपॉन एफर्ट अप्लाइड। लोड ओवरकम अपॉन एफर्ट अप्लाइड, या फिर इसको ये कहा जा सकता है कि एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ठीक है, पता है ये किस तरीके से करा गया कि लोड ओवरकम अपॉन एफर्ट अप्लाइड, ये इस तरह से करा गया कि जैसे लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल है ना, W1 D1 इज इक्वल टू W2 D2, ये इक्वल है। और लोड कितना है? W1, एफर्ट कितना है? W2, तो लोड अपॉन एफर्ट हो गया। इसी रिलेशन को अगर देखें तो क्या हो जाएगा? लोड अपॉन एफर्ट, इट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप एफर्ट को तो इधर ले आए लोड के नीचे, एफर्ट आर्म को इधर छोड़ो, लोड आर्म को उधर ले, तो एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो कुल मिलाकर ये दोनों ही चीज़ें जो है ना वो सेम है, चाहे आप लोड अपॉन एफर्ट लिखें या फिर आप एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म लिखें, तो ये जो रेशो आएगा, इस रेशो को ही हम मैकेनिकल एडवांटेज बोल देते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है भाई? बता दीजिए सभी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद अगला देखेंगे हम, नेक्स्ट है पेज नंबर 18 पर आ जाइए। कपल। कपल क्या होता है? तो कपल ये ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हम दरवाज़ा खोल रहे हैं, तो दरवाज़ा खोलते टाइम हमको ना एक कोने पर ही फोर्स लगानी पड़ती है, बस जो फ्री एंड है ना, बस उसी पर फोर्स लगानी पड़ती है। कभी ऐसा तो नहीं है ना कि दरवाजे को दोनों तरफ से पकड़ना पड़ता है कि नहीं इधर वाले को पुश करना है तो इधर वाले को पुल करना है, तो वो नहीं मिलता। ठीक, अच्छा वहीं पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, तो साइकिल एक ही पैर से पुश करते रहो और फिर पेडल के वापस आने का इंतज़ार करो, फिर पुश करो, थक जाओगे बुरी तरह।
तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर हमारे जो दोनों पैर हैं उनका आपस में ऐसा कोऑर्डिनेशन बन जाता है कि हम पहले एक पैर से प्रेस करते हैं, एक पैर से फोर्स लगाते हैं, दूसरा पैर जो है वो रिलैक्स करता है उस टाइम, ठीक है, वो धीरे से ऊपर आ जाता है, फिर दूसरे पैर से प्रेस करते हैं, फिर पहला पैर जो है वो रिलैक्स करता है उतनी देर के लिए। तो हमारा जो रिलैक्स है और फोर्स अप्लाइड, फोर्स रिलैक्स फोर्स रिलैक्स फोर्स रिलैक्स धीरे 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 चलता रहता है। तो हमें कांस्टेंट स्पीड से काफ़ी दूर तक आराम से कंफर्टेबली साइकिल को चला पाते हैं, ठीक है। तो कपल, इसको हम बोलते हैं कपल। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम एक जगह तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने आप वो चीज़ ऊपर की तरफ आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं कपल, जहाँ पर दो फोर्सेस एक साथ काम करती हैं, ठीक है, इसको कपल बोला जाता है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये कैसे होगा और इसमें टॉर्क कैसे निकाला जाएगा वो देखिएगा। A pair of equal and opposite forces acting on a body along two different lines of action constitute a couple. For example, when we steer a bicycle around a bend with our both hands on the handlebars, we apply a couple. ठीक है, तो इन्होंने उसका जो पैडल जो हम अप्लाई करते हैं, पैडल पर जो हम पैर से फोर्स अप्लाई करते हैं वो ना बताकर इन्होंने हैंडल का एग्जांपल दे दिया। तो हैंडल में भी आप ये देखिएगा, जब हम स्टीयरिंग, उसका जो स्टीयरिंग मतलब उसके हैंडल की बात करते हैं, तो हैंडल में हम क्या करेंगे कि अगर हम उसको मोड़ रहे हैं तो मैं इधर वाले को थोड़ा सा ऐसे आगे को टिल्ट करता हूँ और इधर वाले हाथ से इस तरफ थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, तो वो जो स्ट्रेट हैंडल है वो एज इट इज़ रहा, लेकिन हमने हल्का सा उसको ऐसे पुश कर दिया और इसको हल्का सा पुल कर दिया, तब जाकर वो साइकिल घूमती है, थोड़ा सा टर्न लेती है। तो दिस इज़ कॉल्ड कपल। अब देखें कि कपल में टॉर्क कैसे निकाला जाता है। तो टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ कपल, टॉर्क या फिर उसको मूवमेंट भी बोल देते हैं। टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ कपल, तो देखिएगा मूवमेंट और टॉर्क ऑफ द कपल अबाउट ओ इज़, तो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, उसमें भी आप ये देखिएगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका कोई शेप साइज कोई फिक्स नहीं दिया है, इस तरह से दिया है, ये ऐसा है, कुछ भी इसका शेप हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि ये बीच में एक पॉइंट है वो, और ये पूरा का पूरा लाइन ऑफ एक्शन हो गया। इसके एक कॉर्नर पर तो फोर्स इस तरफ लगाई जा रही है और दूसरे कॉर्नर पर फोर्स इस तरफ लगाई जा रही है, और यहाँ से हिंज तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ से हिंज तक का ये डिस्टेंस हो गया। तो हमें क्या करना होता है, हमें इस पॉइंट को ए बोल देना है और इस पॉइंट को बी बोल देना है और टोटल डिस्टेंस निकाल लेना है डी। तो आप क्या करेंगे, मोमेंट और टॉर्क ऑफ द कपल अबाउट ओ इज, तो अगर मैं टॉर्क निकालूं तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू ए ओ, भाई यहाँ से हिंज तक का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या बोलेंगे हम, एफ इंटू ए ओ प्लस टोटल निकाल रहा हूँ ना, टोटल टॉर्क निकाल रहा हूँ, तो दूसरा फोर्स इधर भी ऐड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी ओ, एफ इंटू डी ओ, ये हो गया। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि दोनों को ऐड क्यों कर रहा हूँ, एक तो फोर्स की डायरेक्शन इधर है, एक फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं भाई, दोनों को ऐड इस वजह से करा जा रहा है कि अगर ये फोर्स इधर एक्ट कर रही है, एक फोर्स इधर एक्ट कर रही है, तो दोनों ही जो फोर्सेस हैं वो ये जो पूरी बीच की रॉड है, इस पूरी बीच की रॉड को इधर घुमाने का काम कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि दोनों ही फोर्सेस जो है, एक तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे और एक इसको क्लॉकवाइज घुमा दे, तो आप ये देखिए इससे भी ये घूमेगा कहाँ, एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो फोर्स लग रही है इससे भी ये कहाँ घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वाला जो टॉर्क है उसको हमें लेना ही पॉजिटिव होता है, तो मैं इसलिए इसको भी पॉजिटिव और इसको भी पॉजिटिव ले रहा हूँ। उसके बाद हमने ये कहा कि कपल काम ही तब करेगा जब आप फोर्स बराबर लगाएंगे। ये नहीं कि आप साइकिल चला रहे हैं एक पैर से तो आप लगाए पड़े हैं पूरी ताकत, दूसरे पैर से आप ताकत ही नहीं लगा रहे, तो बेचारा एक पैर तो थक जाएगा ना, है कि नहीं, उस पैर में दर्द हो जाएगा। तो इस वजह से हमको क्या करना है कि हमको बराबर फोर्स लगाना है, तो इसलिए इधर भी फोर्स है और इधर भी फोर्स है।
एफ कॉमन ले लो, एफ इंटू क्या हो गया ए ओ प्लस बी ओ, ठीक है। और ए ओ प्लस बी ओ करेंगे तो क्या हो गया टोटल ए बी, ये हो गया एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। तो वहाँ पर डी क्या होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कपल में डी क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन बोथ द परपेंडिकुलर फोर्सेस। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगी है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगी है, तो दोनों फोर्स जो है वो इस तरह से हैं, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज टेकन एज डी, उसको डी बोलते हैं यहाँ पर। तो टाउ इज इक्वल टू एफ डी, मोमेंट ऑफ अ कपल इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब आप ये देखें, हैंस मोमेंट और टॉर्क ऑफ अ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉल्ड द आर्म ऑफ द कपल बिटवीन देयर लाइंस ऑफ एक्शन। बता दीजिए, इतना क्लियर सभी को? ऑनलाइन वाले बताएं भाई, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। अब अगला टॉपिक है वर्क डन बाय अ टॉर्क। तो टॉर्क में अगर वर्क डन निकालना हो तो वो कैसे निकाला जाएगा भाई? सीधी सीधी बात देखिए, टॉर्क क्या है? टॉर्क जो है वो एक ना रोटेशनल फोर्स को हम टॉर्क बोल देते हैं, तो टॉर्क हो गई रोटेशनल फोर्स। अब क्या है कि जब हम सीधी फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स में मुझे डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करता हूँ तो वर्क डन आ जाता है, पता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। रोटेशनल फोर्स क्या है? टॉर्क। रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा, टॉर्क में थीटा को मल्टीप्लाई करो वर्क डन आ जाएगा। समझ रहे हैं? बस रोटेशन में क्या होगा, फोर्स जो है उसकी जगह टॉर्क आ जाएगा, ठीक, रोटेशनल फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट ऐसा ना आकर थीटा आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये है अंतर। तो देखिएगा, वर्क डन बाय अ टॉर्क में सपोज अ बॉडी अंडरगोज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा अंडर द ये लास्ट वाली लाइन ना स्कैन हो नहीं है प्रॉपर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स कैपिटल एफ लिखना था यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं। तो वर्क डन बाय अ टॉर्क में भी हमने एक ऐसा ही फिगर बना लिया, पॉइंट है बी, को पी से जॉइन कर लिया, ये डिस्टेंस हो गया आर, ये वाला पॉइंट हो गया क्यू। तो जब इस पर हम फोर्स इस तरह से लगा रहे हैं तो वो इसको रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगा। तो हमने मैं ज़्यादा घुमाया नहीं इसको थोड़ा सा ही घुमाया है सिर्फ, और कितना कि बस इतना एंगल घूम जाए, जरा सा एंगल डेल्टा थीटा, ठीक है। और जो फोर्स अप्लाई करी जा रही है दैट इज एफ, ये डिस्टेंस आर होगी। द वर्क डन इन द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी और द वर्क डन बाय द टॉर्क इज डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस along the arc PQ, distance along the arc PQ। लेकिन जो ये थीटा है, ये थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो हम ये कहेंगे बट एंगल जो हम निकालते हैं ये क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क यहाँ पर क्या है? इतनी सी जो आर्क बन रही है, आर्क पी क्यू अपॉन रेडियस, अपॉन रेडियस क्या हो गया? डेल्टा थीटा
इज इक्वल टू आर्क बोलने के लिए क्या लेते हैं, पी क्यू के ऊपर ऐसे कर्व बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू अपॉन आर। अब क्या करें, इस आर्क को ले आओ इधर, इट इम्प्लाइज दैट ये जो आर्क पी क्यू है ये क्या होगी, आर इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। सो डेल्टा डब्ल्यू, अब हम ये देखेंगे, अच्छा ये इधर दिखाई नहीं दे रहा, ऑनलाइन वालों को इस तरफ करना है, आर पी क्यू इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा, ये हो गया। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये कह रहे थे कि फोर्स तो ये लग रही है और डिस्टेंस अलोंग द आर्क पी क्यू, यानी कि पी से क्यू तक का ये कर्व लाइन डिस्टेंस, कर्व लाइन डिस्टेंस मतलब आर्क पी क्यू की लेंथ बताना। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू की वैल्यू डालिए, एफ मल्टीप्लाइड बाई आर डेल्टा थीटा, आर डेल्टा थीटा, ठीक है, एफ इंटू आर डेल्टा थीटा। अब जरा ये बताओ एफ इंटू आर क्या होगा, फोर्स, फोर्स ऐसे लग रही है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भी तो आ रही है। फोर्स कैसे लग रही है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और ये दोनों के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी को तो टॉर्क बोलते हैं। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को तो टॉर्क बोला जाता है। तो ये हमारे पास आ गया टाउ, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डेल्टा थीटा। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि वर्क डन अगर निकालना है तो टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको करना होगा, बस। समझने का बेहद आसान तरीका कि सीधी लाइन में जब वर्क डन निकालते हैं तो सीधी लाइन वाली ट्रांसलेशनल फोर्स चाहिए होती है, स्ट्रेट लाइन फोर्स, ठीक है। और रोटेशनल फोर्स को ही तो हम टॉर्क बोल देते हैं, तो टॉर्क। और जब स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं तो हम सीधी लाइन वाला डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो टाउ इंटू डेल्टा थीटा। ये तो हमारा हो गया वर्क डन बाई ए टॉर्क। उसके बाद है इफ टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट, अगर टॉर्क कांस्टेंट नहीं है तो फिर सीधी सी बात है भाई, फिर उसको इंटीग्रेट करके निकाला जाएगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू इज डेल्टा, डेल्टा का मतलब है स्मॉल वैल्यू, और डेल्टा को ही स्मॉल डी लिखा जाता है, डी फॉर डेल्टा, स्मॉल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, डी डब्ल्यू टोटल वर्क डन निकालेंगे। अगर हमारा जो टॉर्क है अगर वो कांस्टेंट नहीं है, एक जैसा नहीं है, कहीं तो टॉर्क ज़्यादा तेज लग रहा है, कहीं पर कम लग रहा है, तो अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है आप ये कहेंगे इंटीग्रेशन टाउ और डी थीटा, और कितना एंगल है, आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, आप कहेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक जा रहे हैं। जैसे डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स आ जाता है, ऐसे डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2 टाउ डी थीटा, ठीक है जी। तो ये आपका टोटल वर्क डन इस तरह से आ जाएगा। यहाँ तक बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं। यस सर। यस सर। सना, न्यासा, गरिमा, ईशा, सभी को क्लियर? यस। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिएगा छोटा सा ही टॉपिक है, पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क। तो जब पावर निकालते हैं तो हम ये जानते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू, अभी अभी हमने वर्क डन निकाला, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, टाउ डेल्टा थीटा, ठीक है। क्या करना है भाई, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर देना है। पावर डिलीवर्ड बाई टॉर्क, पावर डिलीवर्ड बाई टॉर्क। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डेल्टा थीटा, डिवाइड बोथ साइड्स बाई डेल्टा टी, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, टाउ डेल्टा थीटा
बाई डेल्टा टी। वर्क डन पर यूनिट टाइम यानी कि वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, इसी को तो पावर बोलते हैं। पावर हो गया टाउ डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ज़रा बताओ, जब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है तो उसको वेलोसिटी बोला जाता है, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा तो उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा। तो टाउ इंटू ओमेगा, ये हो गया जी पावर डिलीवर्ड बाई टॉर्क। उसके बाद टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। फिर टॉर्क कैन बी एक्सप्रेस एज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ये वाला इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, ये अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कल आपकी क्लास लूँगा और वो नाइट में ही होगी जो एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। और ना परसों मुझे कुछ काम है, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि परसों का मैं ऑफ रखूँगा, लेकिन संडे को आपकी क्लास होगी। ठीक है, तो संडे का जो टाइम है वो आपका ना रेगुलर टाइम रखेंगे, यही शाम वाला 4:30 बजे वाला। लेकिन सैटरडे को मैं नहीं हूँ, तो इस वजह से सैटरडे को नहीं ले पाऊँगा बस। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए इतना।